नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने उन प्रश्नों का चयन किया है जो यूपी पीसीएस प्री परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो पीसीएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए तो इम्पोर्टेंट ये वीडियो है ही, साथ ही बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की परीक्षा भी यूपीपीएससी ही करवा रहा है। तो पूरी संभावना है कि इस परीक्षा में भी पीसीएस प्री वाले प्रश्न रिपीट होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो प्रश्न हैं। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके ऑप्शन है राजा नरसिंह देव प्रथम, राजा कृष्णदेव राय, कनिष्क या पुलकेशिन द्वितीय ने। तो इसका सही उत्तर होगा राजा नरसिंह देव प्रथम ने। तो इसका डिटेल व्याख्या है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग शासक नरसिंह प्रथम ने करवाया था। शेष 3 शासकों में से कृष्णदेव राय विजयनगर का, कनिष्क प्रयाग व उसके उत्तरी क्षेत्र का तथा पुलकेशिन नर्मदा के दक्षिणी क्षेत्रों का शासक था, जो कि उड़ीसा से किसी भी रूप में संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करता था? तो आपके ऑप्शन है हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, शिवाजी या यशोवर्धन। तो इसका सही उत्तर है शिवाजी। अब इसका डिटेल देख लीजिए। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल शिवाजी का था। यह सचिव के रूप में काम करने वाले 8 योग्य अधिकारियों का समूह था, जो निम्नलिखित रूप में थे: पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, अमात्य मतलब आय व्यय अधिकारी, वाक्यानवीस मतलब राजा के दैनिक कार्यों का विवरण रखने वाला अधिकारी, सुरनवीस मतलब राजकीय पत्रों की भाषा शैली का परीक्षक, और 5वां सुमंत मतलब विदेश मंत्री, सरे नौबत मतलब सेनापति, और पंडित राव मतलब दानाध्यक्ष, और 8वां न्यायाधीश मतलब जज। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू या विनोबा भावे। तो आपका सही उत्तर होगा विनोबा भावे। इसका डिटेल है, महात्मा गांधी ने 1940 में कांग्रेस के आग्रह पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। विनोबा भावे पहले तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहाँ हुई थी? तो आपके ऑप्शन है बंबई में हुई थी, या लाहौर में, या ढाका में, या फिर दिल्ली में हुई थी। तो आपका सही उत्तर है ढाका में। इसका डिटेल है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां, ढाका के नवाब तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, एम.ए. अंसारी या बदरुद्दीन तैयबजी। इसका सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयबजी। इसका डिटेल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो दिसंबर 1887 में मद्रास में हुआ था की अध्यक्षता करने वाले बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर एम.ए. अंसारी ने की। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1923 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में तथा 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। आजाद पहले कांग्रेस अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के सर्वाधिक दिनों तक अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। तो इसकी डिटेल देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1943 को आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए कहा था कि भारत की स्वतंत्रता का अंतिम युद्ध आरंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं चाहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? जिसका ऑप्शन है कुडप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र या विंध्य तंत्र। तो आपका सही उत्तर है धारवाड़ तंत्र। इसका डिटेल देख लीजिए। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र धारवाड़ तंत्र है। देश की कुल प्रमुख धातुएं जिसमें लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता तथा महत्वपूर्ण खनिज फ्लोराइड, इल्मेनाइट, सीसा, सुरमा, वुल्फ्राम, अभ्रक, गार्नेट, संगमरमर, कोरंडम आदि है। इन्हीं शैलों में है। कुडप्पा तंत्र का महत्व धारवाड़ तंत्र की अपेक्षा कम है। इनमें लोहा व मैग्नीज प्राप्त होते हैं। विंध्य तंत्र में चूना पत्थर, बालू पत्थर, चीनी मिट्टी आदि प्राप्त होते हैं। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। इन्हीं शैलों में पन्ना व हीरे भी प्राप्त होते हैं। गोंडवाना शैलों का महत्व कोयले के कारण है। यहाँ देश का 98% कोयला प्राप्त होता है।
बालू पत्थर, चीका मिट्टी तथा लिग्नाइट भी मिलता है। सीमेंट तथा रासायनिक उर्वरक उद्योगों के लिए इनका बहुत महत्व है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, मतलब कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इनको सम्मिलित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है 40वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा। तो आपका सही उत्तर है 42वें संशोधन द्वारा। इसका डिटेल देख लीजिए। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत तत्कालीन इंदिरा सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया। इसकी अनुशंसा स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई थी। कभी कभी ये भी पूछा जाता है ये कौन सी समिति के द्वारा इस मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, मतलब किसके द्वारा होता है? तो आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या गृह मंत्री द्वारा। तो आपका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा। अब इसकी डिटेल देख लीजिए। सभी संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रपति के अभिकर्ता यानी एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं, वे प्रशासक द्वारा प्रशासित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 239 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक करेगा जितना कि वह यानी राष्ट्रपति ठीक समझता हो। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर है, पहले ऑप्शन देख लीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो इसका सही उत्तर है 2 बार। अब इसकी डिटेल देख लीजिए। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। प्रत्येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 मास के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को मतलब किसको दिया है? तो आपके ऑप्शन है संघीय सरकार को दिया है, राज्य सरकार को दिया है, संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया है, या फिर ना संघीय ना ही राज्य सरकार को दिया है। तो आपका सही उत्तर होगा संघीय सरकार को दिया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। डिटेल देख लीजिए। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों अर्थात जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं है। अब ये तीनों सूची कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को केंद्रीय सरकार में निहित करता है। उन पर केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। इससे संबंध भारतीय पद्धति अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में अपनाई गई पद्धति से भिन्न है। इन संविधानों में अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकारों को प्राप्त है, जबकि भारत में केंद्र सरकार को प्राप्त है। इससे यह परिलक्षित होता है कि हमारे संविधान निर्माता भारत में एक सबल केंद्र की स्थापना चाहते थे, मतलब बहुत ही मजबूत केंद्र सरकार वो चाहते थे। अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री, वित्त मंत्री या वित्त आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा वित्त आयोग। डिटेल देख लीजिए इसकी। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्य के बीच वित्त का न्यायपूर्ण वितरण करना है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो आपका ऑप्शन है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव विधि मंत्रालय या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आपके सही उत्तर है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। डिटेल इसकी देख लीजिए। भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जबकि सॉलिसिटर जनरल उनके सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है? तो आपके ऑप्शन है योजना आयोग द्वारा, इसको नीति आयोग समझिएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो आपका सही उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। डिटेल है इसका, भारत की राष्ट्रीय आय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमानित की जाती है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के लिए वर्तमान में 1999 से 2000 को आधार वर्ष मानकर स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन सरकार के बैंकर के रूप में तथा साख नियंत्रण, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण तथा बैंकों के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, मतलब किस मीटर के द्वारा मापी जाती है? तो आपके ऑप्शन है हाइड्रोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर से या पोटेंशियोमीटर से या लैक्टोमीटर से।
तो आपका सही उत्तर होगा हाइग्रोमीटर से। डिटेल देखिए इसकी। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी यंत्र है, इससे वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर घनत्व मापी यंत्र है, यह यंत्र द्रव का विशिष्ट गुरुत्व मापता है। लैक्टोमीटर से दूध या किसी द्रव का घनत्व यानी गाढ़ापन मापा जाता है। इसी गाढ़ापन के आधार पर दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है। मतलब जो डेयरी वाले हैं वो लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर विभव मापी यंत्र है, या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत संबंधी स्थिति का अंतर मापने का एक यंत्र है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। तो मतलब बाहर गिराई गई गेंद का क्या होगा? तो उसके ऑप्शन है, सूर्य पर चली जाएगी, या फिर चंद्रमा पर चली जाएगी, या फिर पृथ्वी पर वापस गिर जाएगी, या पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा उदाहरण है। तो मृग तृष्णा किस चीज का उदाहरण है? तो आपके ऑप्शन है, अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का, या विवर्तन का। तो आपका सही उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। डिटेल इसकी देखिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस स्थिति में प्रकाश का परावर्तन 100% होता है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे हीरे का चमकना। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका का कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। गर्मियों की दोपहर में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम हो जाता है, इसे रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है, डीजल ने, डेवी ने, डेमलर ने, या फिर चार्ल्स ने। तो आपका सही उत्तर है डेमलर ने। डिटेल देखिए इसकी। डीजल इंजन की खोज डीजल ने की थी, सेफ्टी लैम्प की खोज डेवी ने, और कार्बोरेटर और गैस इंजन की खोज डेमलर ने की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, मतलब सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है, प्रागैतिहासिक युग से, या आद्य ऐतिहासिक युग से, या फिर ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका उत्तर जान लीजिए आप। इसका उत्तर है आद्य ऐतिहासिक युग से। इसका डिटेल देखिए। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, आद्य इतिहास तथा इतिहास 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहास से तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य इतिहास वह है जिसमें लिखित के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण इनसे कोई ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं निकलता। जहां से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस दृष्टि से पाषाणकालीन सभ्यता प्रागैतिहासिक तथा सिंधु एवं वैदिक सभ्यता आद्य इतिहास के अंतर्गत आती है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल आरंभ होता है। सिंधु सभ्यता एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता है जो आद्य इतिहास युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग में इसलिए रखा गया है क्योंकि उसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन अभी उसको पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए वो आद्य ऐतिहासिक युग में रखा गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपके ऑप्शन है, शिलालेख, पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, या पुरातात्विक खुदाई, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है पुरातात्विक खुदाई। डिटेल इसकी देखिए। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के लिए हम पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लेते हैं। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने उल्लेख किया था। 2 प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री दयाराम साहनी तथा राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा, जो कि पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, तथा मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध के लारकाना जिले में स्थित है, के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। भारत ही नहीं, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ज्ञातव्य है कि इसके पहले वैदिक संस्कृत को ही प्राचीनतम भारतीय सभ्यता समझा जाता था। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थलों की खोज हुई। हड़प्पा संस्कृत की लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए अभी इसे आद्य इतिहास काल के संदर्भ के सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। इस सभ्यता के अन्य स्थल रोपड़, सुतकागेंडोर, आलमगीरपुर, चन्हुदड़ो, बालाकोट, लोथल, कालीबंगा आदि हैं। अगला प्रश्न है, बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था।
यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। इसका डिटेल है। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख हैं। इनमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासत्य मतलब अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। ये लगभग 1400 ईस्वी पूर्व के हैं तथा इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि भारतीयों के संबंध बोगज कोई तक थे। यह सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस अभिलेख में 2 कबीलों खत्ती और मितन्नी के बीच संधि का उल्लेख है। उस संधि की शर्तों की रक्षा के लिए इन उपरोक्त देवताओं को साक्षी बनाया गया है। ज्ञातव्य है कि इन देवताओं में ऋग्वेद के प्रमुख देवता अग्नि का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो आपके ऑप्शन है दीर्घ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या विभाषा शास्त्र। तो आपका सही उत्तर है विनय पिटक। डिटेल है इसकी। बौद्ध धर्म का साहित्य 3 पिटारियों अथवा पिटकों में प्राप्त होने के कारण त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। यह तीनों पिटक हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। इनका संकलन विभिन्न बौद्ध संगीतियों में हुआ है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। इसके निम्न भाग हैं पतिमोक्ष, प्रतिभोक्ष, दूसरा है स्तुत विभंग, तीसरा है खंधक तथा चौथा है परिवार। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हो क्या है? तो इसके ऑप्शन है कि यह संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है या फिर फारसी महाकाव्य है। तो आपका सही उत्तर है पाली ग्रंथ है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए, डिटेल इसकी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे बहुत प्रश्न आते हैं। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर एवं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप वर्णित है। इस ग्रंथ में महान बौद्ध भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद मतलब मेनांडर के अनेक गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं तथा अंततो गत्वा वह उनके प्रभाव से बौद्ध हो जाता है। यह कहा जाता है कि मेनांडर अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर न केवल भिक्षु अपितु अरहत बन गया है। इस पाल ग्रंथ में ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है भाग और बलि थे, तो ये सैनिक विभाग थे या फिर राजस्व के स्रोत थे या फिर धार्मिक अनुष्ठान थे या फिर प्रशासकीय विभाग थे? तो आपका सही ऑप्शन है कि ये राजस्व के स्रोत थे। डिटेल इसके देखिए। भाग व भोग के अतिरिक्त गुप्त अभिलेखों में उद्रंग और उपरिकर नामक करों का उल्लेख मिलता है। एलपी शर्मा ने उद्रंग को भोग का पर्यायवाची माना है। राजा भूमि का मालिक माना जाता था और वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग, जिसको छठा भाग कहा गया है, का अधिकारी था। इस कर को भाग के नाम से पुकारा जाता था। बल एक प्रकार का धार्मिक कर था। कृषक भूमि कर हिरण्य अर्थात नगद या मेय अर्थात अन्न के तौल दोनों रूपों में दे सकते थे। अगला प्रश्न है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में या फिर 670 ईस्वी में। तो आपका सही उत्तर होगा 570 ईस्वी में। डिटेल इसकी है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला जो अब्दुल मुतालिब के पुत्र थे, कुरैश के कबीले के थे। मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। उनके दादा अब्दुल मुतालिब ने उनका पालन पोषण किया। खदीजा नामक एक विधवा से इन्होंने विवाह किया। मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की अवस्था में मक्का के हीरा नामक गुफा में ईश्वर का सर्वप्रथम संदेश मिला। अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, मोहम्मद उसका पैगंबर है। मोहम्मद साहब ने पहला उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को दिया, जो उनकी पहली शिष्या बनी। इस्लाम के प्रचार के बाद 63 वर्ष की आयु में 632 ईस्वी 10 हिजरी में उनका स्वर्गवास हो गया। अगला प्रश्न है पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो इसके ऑप्शन है गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने या फिर गुरु रामदास ने।
तो आपका सही उत्तर होगा गुरु रामदास ने। इसकी डिटेल देख लीजिए। गुरु रामदास जो कि 1574 से 81 ईस्वी से अकबर बहुत प्रभावित था। 1577 ईस्वी में अकबर ने 500 बीघा जमीन गुरु रामदास को दान में दिया। इसी स्थान पर प्राकृतिक तालाब भी था। कालांतर में यहीं पर अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया। अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट की तथा उसकी पुत्री के नाम कई गांव प्रदान किया। गुरु रामदास के समय से ही गुरु का पद पैतृक हो गया। गुरु अर्जुन देव ने सूफी मियां मीर द्वारा अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डलवाई। कालांतर में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा हरमिंदर साहब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया। अमृतसर सिखों का तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का प्रयोग हुआ था? तो इसके ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध या पानीपत का तृतीय युद्ध। तो आपके सही उत्तर है पानीपत का प्रथम युद्ध। डिटेल इसकी देख लीजिए। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने 5वें भारतीय आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। यह युद्ध बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम पराजित हुआ और मारा गया। पानीपत के युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि, रोमी विधि का प्रयोग किया था। उसके तोप खाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक 2 योग्य अधिकारियों ने किया था। अगला प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो इसके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी या फिर सिकंदर लोदी। तो आपका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। डिटेल इसके देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में टोपरा नामक गांव में अशोक का एक अभिलेख था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ला दिया। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण है, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। यह अशोक का अंतिम अभिलेख है। इसके अलावा मेरठ के एक अभिलेख को भी फिरोज शाह दिल्ली लाया था। इस अभिलेख की खोज सर्वप्रथम 1750 में टिफेंथेलर ने की थी। अशोक के बृहद स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन्हीं में से 2 अभिलेखों को फिरोज शाह दिल्ली लाया था और एक प्रयाग स्तंभ लेख को, जो पहले कौशाम्बी में था, अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था? काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन है हावड़ा और श्रीरामपुर के बीच, बंबई और ठाणे के बीच, मद्रास और गुंटूर के बीच, दिल्ली तथा आगरा के बीच। तो आपका सही उत्तर है बंबई और ठाणे के बीच। इसका डिटेल है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बंबई से ठाणे तक बिछाई गई और शीघ्र ही समस्त भारतीय साम्राज्य रेलवे लाइनों के सूत्र में बंध गया। 1854 में कलकत्ता में रानीगंज कोयला क्षेत्र तक एक लाइन बिछा दी गई। इसी प्रकार मद्रास प्रेसिडेंसी में भी कुछ लाइनें बिछाई गईं। ये रेलवे लाइनें भारत सरकार के कोष से नहीं बनाई जा रही थी, अपितु निजी प्रयत्नों के अधीन बनाई जा रही थी। रेलवे ने व्यापार को लाभ पहुंचाया था। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड मेयो ने किया था, या लॉर्ड लिटिन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, या लॉर्ड रिपन ने? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड रिपन ने। अब इसका डिटेल देख लीजिए। लॉर्ड रिपन का काल स्थानीय स्वायत्त शासन के जन्म का काल माना जाता है। लॉर्ड रिपन भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर था। उसने एक बार कहा था, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। मालवीय ने उन्हें भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय कहा था। लॉर्ड रिपन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में स्थानीय बोर्ड स्वशासन की शुरुआत, जो कि 1882 में हुई थी, को माना जा सकता है। इसके समय की अन्य महत्वपूर्ण घटना है प्रथम नियमित जनगणना, जो कि 1881 में की गई थी। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का पारित होना 1882 ईस्वी में हुआ था। ये में हंटर कमीशन का गठन तथा इल्बर्ट बिल विवाद, जो कि 1884 में आदि मतलब ये प्रमुख रूप से इनके कार्यों को गिना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।